नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पत्ते की संरचना और पत्ते के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आजकल परीक्षाओं में यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम पादप आकारिकी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आकारिकी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आकारिकी शब्द का अर्थ होता है बाहरी संरचना का अध्ययन। तो पौधे के बाहरी संरचना के अध्ययन को प्लांट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम पौधे के जड़, तने, पत्ते, फूल और फल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इनमें से हमने जड़ के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको जड़ के बारे में बताया था। तने के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पत्ते के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पत्ते की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो जो आप ये देख रहे हैं यह है तना, जिसे स्टेम कहते हैं। और तने को जो आप ऊपर वाला ये हिस्सा देख रहे हैं जिसे लैमिना कहा जाता है, पर्णफलक कहा जाता है, जिसे हम नॉर्मली पत्ता कह देते हैं। तो पत्ते को तने के साथ कौन सा भाग जोड़ता है? जो आप ये डंठल देख रहे हैं ना, इसे पर्णवृंत कहा जाता है। तो पर्णवृंत के द्वारा जो पत्ता है ये तने के साथ जुड़ता है, तो इसे इंग्लिश में पेटियोल कहते हैं और हिंदी में पर्णवृंत कहा जाता है। तो पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, तो पत्ते को पर्ण या पत्र कहा जाता है। तो जो ये डंठल है इसे पेटियोल कहते हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे तना कहा जाता है। और जो पत्ता होता है ना, पत्ते का जो सबसे निचला भाग होता है उसे पर्ण आधार या पत्र आधार कहा जाता है। इंग्लिश में लीफ बेस कहते हैं। तो सबसे नीचे देखा तना, उसके ऊपर पर्ण आधार, फिर उसके ऊपर पर्णवृंत। तो उसके बाद जो आप ये हरे कलर का पत्ता देख रहे हैं ना, इस पूरे पत्ते को क्या कहा जाता है? लैमिना कहा जाता है। हिंदी में पर्णफलक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इस पूरे पत्ते को लैमिना कहा जाता है। और जो ये लैमिना है इसके मध्य में जो शिरा है उसे मध्य शिरा कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, धमनी शिराएं होती हैं, उसी प्रकार पत्ते में भी शिरा होती है, जो कि इसके भोजन पानी के ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। तो पत्ते के मध्य में जो शिरा होती है उसे क्या कहते हैं? मध्य शिरा कहते हैं। इंग्लिश में मिड रिब कहते हैं। और इसी मध्य शिरा से शिराएं निकलती हैं, जिसे वेन और हिंदी में शिरा कहा जाता है। तो ये पूरी पत्ते की संरचना है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आगे है कि पत्ती या पर्ण कहते किसे हैं? तो पत्ती पौधे के तने के नोड्स से निकलती है। तो नोड्स क्या होता है? पहले भी मैंने आपको बताया कि जो पौधा होता है ना, पौधे में कई सारी गांठें पाई जाती हैं और उन्हीं गांठों से, जिसे इंग्लिश में नोड्स कहते हैं, वहीं से जैसे आप इस पौधे में देख रहे हैं जहाँ जहाँ से पत्ते निकले हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है। नोड्स से ही पत्ते निकलते हैं और जो नोड होता है ये तने पे पाया जाता है और यहीं से पत्तों का विकास होता है। और इंटरनोड क्या होता है? तो दो नोड्स के बीच के भाग को इंटरनोड्स कहा जाता है। तो पत्ती पौधे के तने के नोड्स से निकलती है। जो पौधे का हरा पार्श्व भाग होता है जिसे हम पत्ती कह देते हैं, इसे पौधों की भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो पत्तियों को ही पौधे की भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधों का पत्ती वाला भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं ना, इन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए से भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। और पत्तियां क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में हरित लवक कहा जाता है, इसके कारण ही इसका रंग हरा होता है। तो याद रखेगा, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और पत्तियों को अगर आप जूम करके देखेंगे तो इन पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है और हिंदी में रंध्र भी कह देते हैं। तो जो स्टोमेटा है इसका काम क्या है? तो इन्हीं की सहायता से जो पौधे होते हैं
वो गैस से विनिमय करते हैं, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। किसकी सहायता से? स्टोमेटा की सहायता से। तो पौधे की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो जो हमने पत्तियों की संरचना के बारे में देखा था ना, उन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पत्तियों को संरचना के आधार पर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक तो जो पत्ते का आधार है, जिसे पर्णा आधार कहा जाता है, इंग्लिश में लीफ बेस कहते हैं। तो ये पत्ती का सबसे निचला भाग होता है जो पत्ती को तना व शाखा से जोड़ता है, अर्थात तना और पत्ती के जो डंठल होता है, डंठल को जोड़ने वाले भाग को पत्रा आधार कहा जाता है। सीधी सी बात है, ये पत्ती का आधार्य भाग है, इसे पत्राधार कहा जाता है। और दूसरा पत्ते का सबसे महत्वपूर्ण भाग है पर्णवृंत, जिसे पेटियोल कहते हैं। तो पत्रा आधार से एक लंबा डंठल या डंडल नुमा भाग जैसी संरचना निकलती है जो पत्र फलक को यानी कि लैमिना को आधार प्रदान करती है। तो जो ये डंठल वाला भाग है ना, इसी को पर्णवृंत कहा जाता है। और ये जो हरा वाला भाग है जिसे लैमिना कहते हैं, तो लैमिना को ये आधार प्रदान करती है। तो पर्णवृंत का मुख्य कार्य पत्र फलक यानी कि जो लैमिना वाला भाग है, इसको सहारा देना है और प्रकाश के लिए उठाए रखना होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पौधे भोजन बनाते हैं। तो जो ये डंठल है, ये क्या करता है? जो लैमिना वाला भाग है, इसको सहारा देता है और प्रकाश के लिए उठाए रखता है। तो ये पत्ती के फलक को प्रकाश में उठाए रखता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश पत्ती को प्राप्त हो सके। तो इस डंठल वाले भाग को क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, हिंदी में पर्णवृंत कहते हैं। उसके बाद पत्ती का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है पत्र फलक, जिसे लैमिना कहा जाता है। तो ये पत्ती का हरा, चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है और इसके मध्य में पर्णवृंत से लेकर पत्ती के शीर्ष तक प्रायः एक मोटी शिरा होती है, जिसे मध्य शिरा कहा जाता है, मिड रिब कहा जाता है। और इस मध्य शिरा से दोनों तरफ पतली शिराएं निकलती हैं जो आगे जाकर और छोटी और पतली शिराओं में विभक्त हो जाती हैं। और ये पत्र फलक को कंकाल की भांति दृढ़ता यानी कि स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं। जो ये शिराएं हैं, इनका काम क्या है? तो इनका काम पत्ते को यानी कि लैमिना वाले भाग को स्ट्रेंथ प्रदान करना है। उसके अलावा आपको पता ही है कि ये पौधों में भोजन पानी के ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती हैं। तो इसका मुख्य कार्य पानी तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन करना है और यह जल, खनिज, लवण व भोजन आदि का स्थानांतरण का कार्य भी करती है। तो हमने पत्ते की संरचना के बारे में पढ़ लिया, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम शिरा विन्यास के बारे में, वेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आखिर शिरा विन्यास क्या है? तो पत्तियों में शिराओं और शिराओं की व्यवस्था को ही शिरा विन्यास कहा जाता है। हमने देखा ना कि पत्तियों में शिराएं पाई जाती हैं, तो इन्हीं शिराओं की व्यवस्था को ही शिरा विन्यास कहा जाता है। तो पौधों में 2 प्रकार का शिरा विन्यास देखने को मिलता है। पहला प्रकार है जालीदार शिरा विन्यास, जिसे रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। तो जब शिराएं मध्य शिरा से निकलकर पूर्ण फलक में एक जाल बनाती हैं, तो इसे जालीदार शिरा विन्यास कहा जाता है। और अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में यह विन्यास दिखाई देता है। तो आपने आम का पत्ता देखा होगा, तो आम के पत्ते पर जो आप शिराओं की व्यवस्था देखते हैं, उसे जालीदार शिरा विन्यास कहा जाता है। तो जालीदार शिरा विन्यास का मतलब क्या है? कि जो पत्ता है ना, पत्ते के ऊपर जो शिराओं की व्यवस्था है, ये जालीनुमा है। जालीनुमा का मतलब क्या है? कि ये मध्य शिरा से निकलती हैं, उसके बाद छोटी छोटी शिराओं में विभक्त हो जाती हैं, जिसके कारण एक जालीनुमा संरचना देखने को मिलती है। इसीलिए इसे जालीदार शिरा विन्यास कहा जाता है। तो ये आपको कौन कौन से वृक्षों में देखने को मिलती है? जैसे जामुन, आम, बरगद और पीपल जैसे वृक्षों के पत्तों में देखने को मिलती है। उसके बाद है समानांतर शिरा विन्यास, जिसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। तो एक समानांतर शिरा विन्यास में शिराएं एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल चलती हैं
और इस प्रकार का विन्यास एक बीजपत्री पौधों में दिखाई देता है। जैसे गेहूँ, धान, केला आदि की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये केले का पत्ता है, तो केले के पत्ते पर समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो शिराएं होती हैं वो आपको पैरेलल यानी कि एक सीधी रेखा में देखने को मिलेंगी। इसमें आपको जालनुमा संरचना देखने को नहीं मिलेगी। तो इस स्लाइड से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो पहला पत्ता है ये आम का पत्ता है और इसमें कौन सी संरचना देखने को मिल रही है, तो इसमें जालनुमा शिरा विन्यास देखने को मिल रहा है। तो देख रहे हैं ना आप, जो इसमें शिराएं हैं उन्होंने जालनुमा संरचना बना ली है। तो इसी को जालनुमा शिरा विन्यास कहा जाता है। और जो ये दूसरी इमेज है, इसमें आप देखेंगे कि जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं, यानी कि सीधी रेखा में हैं। तो यह है समानांतर शिरा विन्यास और ये है जालीनुमा शिरा विन्यास। तो आगे अब हम पत्तियों के प्रकार देख लेते हैं। तो पत्र फलक के कटाव के आधार पर, यानी कि जो लैमिना वाला भाग है, इसके कटाव के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सरल पत्ती, जिसे सिंपल लीफ कहते हैं, और दूसरा भाग है संयुक्त पत्ती, जिसे कंपाउंड लीफ कहा जाता है। तो पहले हम सरल पत्ती के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसका फलक बड़ा होता है तथा इसके फलक में कटाव नहीं होते। तो फलक क्या है, हमने पीछे पढ़ा, जो लैमिना वाला भाग है, यानी कि जो आपको ये हरे कलर का, जिसे आप नॉर्मली पत्ता कह देते हैं, इसी को लैमिना या पर्ण फलक कहा जाता है। तो जो सरल पत्ती होती है ना, वो दो तरह की होती है। उसका पहला प्रकार क्या है कि उसके फलक में कोई कटाव नहीं होते। जैसे आप देख रहे हैं, जो आम का पत्ता होता है ना, उसके फलक पर कोई कटाव नहीं होता। तो ये सरल पत्ती का उदाहरण है। और दूसरा प्रकार क्या है सरल पत्ती का, तो कुछ सरल पत्तियों में कटाव होते हैं, लेकिन वह कटाव मध्य शिरा या पत्रव्रंत यानी कि पेटियोल तक नहीं जा पाते। जैसे आप ये पत्ती देख रहे हैं, तो इस पत्ती में क्या है कि जो लैमिना है उसमें कटाव तो है, लेकिन जो कटाव है वो इसके मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रहा। जैसे जो मूली का पत्ता होता है, वो भी सरल पत्ते का उदाहरण है, जिसके लैमिना में कटाव तो हो, लेकिन जो कटाव है वो मध्य शिरा तक ना पहुँचे, तो उसे सरल पत्ता कहा जाएगा। लेकिन यही कटाव अगर मध्य शिरा तक पहुँच जाए, जो कि आगे हम देखेंगे, तो उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं, उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो सरल पत्ती के उदाहरण क्या हैं, तो आम, बरगद, पीपल, अमरूद आदि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, ये सरल पत्ती के उदाहरण हैं। तो सरल पत्ती यानी कि सिंपल लीफ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो या तो जो उसका पत्ता है उसमें कोई कटाव देखने को नहीं मिलेगा। तो जब किसी पेड़ के पत्ते में कोई कटाव देखने को ना मिले तो वो सिंपल लीफ है, और अगर कटाव देखने को मिले भी तो वो कटाव उसके मध्य शिरा तक ना पहुँचे, तो उसे सिंपल लीफ कहा जाएगा, सरल पत्ती कहा जाएगा। तो अब हम संयुक्त पत्ती यानी कि कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ते हैं। तो संयुक्त पत्ती का वह प्रकार होता है जिसमें जो पत्र फलक होता है, यानी कि लैमिना वाला भाग होता है, इसमें जो कटाव देखने को मिलता है ये विभिन्न जगह से मध्य शिरा तक पहुंचता है, और इसीलिए यह पत्र फलक कई पर्णकों, जिसे लीफलेट कहा जाता है, इनमें बंट जाता है, और इसके एक शाखा पर पर्ण फलक एक साथ होते हैं, और उस पत्ती को संयुक्त पत्ती कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं नींबू, नारंगी और नीम आदि पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो संयुक्त पत्ती होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये संयुक्त पत्ती है। तो देखिए, जो संयुक्त पत्ती होती है ना, पहले तो इसमें कटाव देखने को मिलेगा, और जो ये कटाव होगा वो इस पत्ती के मध्य शिरा तक पहुँच जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो नीम की पत्तियाँ हैं इनमें कटाव देखने को मिल रहा है। अगर ये सिंपल लीफ होता ना, तो इस एक डंठल में एक ही पूरा पत्ता होता, लेकिन संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि जो पत्ता होता है उसमें कटाव देखने को मिलता है, और जो कटाव होता है वो मध्य शिरा तक पहुंच जाता है। इसीलिए जो छोटी छोटी पत्तियां हैं इन्हें पत्ती नहीं कहा जाता, इन्हें लीफलेट और हिंदी में
पर्णक कहा जाता है। तो सिंपल लीफ में क्या होता कि पूरा एक डंठल पर आपको एक ही पत्ता देखने को मिलता और उसमें कटाव ना देखने को मिलता, और अगर कटाव होता भी तो वो जो कटाव है वो मध्य शिरा तक न पहुंचता, जिसके कारण वो पूरा पत्ता दिखाई देता। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पत्ता होता है उसमें जो कटाव होता है वो मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जो लैमिना होता है वो छोटे छोटे लीफलेट में यानी कि पर्णक में बढ़ जाता है। इसी को संयुक्त पत्ती कहा जाता है। इसके उदाहरण है नींबू, नारंगी और नीम। तो जो नीम की पत्तियां होती हैं वो संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। और जो संयुक्त पत्ती होती है ये भी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, जिसे इंग्लिश में पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, जैसे जो नीम की पत्तियां होती हैं। और दूसरा प्रकार है हस्ताकार संयुक्त पत्ती, जिसे पामेटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। तो इस प्रकार की संरचना पिनेटली कंपाउंड लीफ में देखने को मिलती है, और जो पामेटली कंपाउंड लीफ होता है उसमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। तो इसका नाम ही क्या है, हस्ताकार। तो इस प्रकार की पत्ती में क्या होता है कि जो पत्ती होती है ना उसका कटाव एक ही तरफ केंद्र की ओर होता है, यानी कि सेंटर की तरफ होता है। तो आप देख रहे हैं जो ये हस्ताकार संयुक्त पत्ती है इसमें जो कटाव देखने को मिल रहा है वो एक ही तरफ यानी कि केंद्र की ओर देखने को मिल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हस्ताकार संयुक्त पत्ती कहेंगे। तो आगे अब हम पत्तियों के रूपांतरण के बारे में यानी कि उनके मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कई पौधों में जो पत्ते हैं ये विशेष कार्यों के लिए विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं, और कुछ पौधों में पत्तों का कोई भाग जैसे कि पर्णवृंत या पर्णफलक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाता है, और जबकि कुछ अन्य पौधों में जो संपूर्ण पत्ता है यही रूपांतरित हो जाता है। तो कौन कौन से रूपांतरण हमें पत्तों में देखने को मिलते हैं? तो पहला रूपांतरण है जिसे कहते हैं पर्णकंटक, इंग्लिश में कहते हैं लीफ स्पाइंस। तो इसमें क्या होता है, तो कुछ पौधों में जो पर्ण होता है यानी कि पत्ता होता है, पत्ते का कोई भाग शूल में रूपांतरित हो जाता है। शूल यानी कि कांटा, कांटों में रूपांतरित हो जाता है। तो शूल क्या करता है, तो शूल एक दृढ़, नुकीली, कठोर संरचना होती है जो पौधों के रक्षा का साधन होती है, यानी कि पौधों को जंगली जानवरों से बचाती है। तो ऐसे कौन से पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस और नागफनी। तो तने के रूपांतरण वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कैक्टस होता है इसमें जो आपको पत्ते जैसी संरचना देखने को मिलती है, असल में ये पत्ता नहीं होता, ये तने का रूपांतरण है, यानी कि ये तना है, और जो इनके ऊपर कांटे पाए जाते हैं ये पत्ते हैं, ये पत्तों का रूपांतरण है। तो कैक्टस और नागफनी के ऊपर जो कांटे पाए जाते हैं ये किसका रूपांतरण है, ये पत्तों का रूपांतरण है। उसके बाद अगला रूपांतरण है जिसे कहते हैं पर्णप्रतान, प्रतान यानी कि टेंड्रिल। तो तने वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कई पौधों में क्या होता है, तने का रूपांतरण टेंड्रिल में हो जाता है, और कई पौधों में उनकी पत्तियों का रूपांतरण टेंड्रिल में होता है। तो टेंड्रिल क्या है, तो आपने कई पौधों में ये पतली सी धागे नुमा संरचना देखी होगी, जिसकी सहायता से क्या होता है, पौधा आगे बढ़ता है। तो इसी को टेंड्रिल कहा जाता है। तो इनमें पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी, पतली, तारनुमा, कुंडलित रचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे प्रतान यानी कि टेंड्रिल कहा जाता है। और ये प्रतान अति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही वो किसी आधार के संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर चिपक जाते हैं, और इस प्रकार ये पौधों को आरोहण में सहायता प्रदान करते हैं। आरोहण यानी कि आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे जो मटर का पौधा होता है उसमें जो पत्तियों का रूपांतरण होता है वो टेंड्रिल में हो जाता है। उसके बाद पत्तियों के रूपांतरण का तीसरा प्रकार है प्रनाभ वृंत, जिसे फाइलोड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पर्णवृंत का रूपांतरण होता है, यानी कि जो पत्ते का पेटियोल वाला भाग होता है ना, जिसे हम डंठल कहते हैं, उसका रूपांतरण होता है। तो कुछ पौधों जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होता है, यानी कि पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, जो कि तरुणा अवस्था में ही झड़ जाता है, यानी कि इन पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं। जिसके बाद क्या होता है कि जो उसका
पेटियोल वाला भाग होता है यानी कि डंठल होता है वो पत्ती के समान हो जाता है और सामान्य पर्ण का कार्य करता है। यानी कि इस प्रकार के पौधे में जो पत्ते होते हैं वो जल्दी ही झड़ जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है, जो पेटियोल होता है वो रूपांतरित होकर पत्ता बन जाता है। इसका उदाहरण क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया इसका उदाहरण है। इसमें आप जो ये पत्ते देख रहे हैं ना, असल में ये पत्ते नहीं हैं, ये क्या है, ये पेटियोल है यानी कि पर्णवृंत है जिसका रूपांतरण पत्तों में हो गया है। उसके बाद आगे अब हम कुछ कीट भक्षी पत्ते देखते हैं जो कि कीटों को खाते हैं। तो कुछ पौधों को अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ऐसे पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति किससे करते हैं, तो कीड़े मकोड़ों से करते हैं। तो ऐसे पौधों में कीड़ों को पकड़ने और पचाने के लिए पत्तियों को संशोधित किया जाता है यानी कि उनका रूपांतरण होता है। तो कीट भक्षी पत्तों का पहला प्रकार है जिसे घटपर्णी कहते हैं, इंग्लिश में पिचर कहते हैं। तो इस प्रकार के पौधों में संपूर्ण पत्ती घटनुमा रचना में यानी कि घड़े के आकार में बदल जाती है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो पूरी की पूरी पत्ती है ये किसके आकार में बदल जाती है, तो घड़े के आकार में बदल जाती है। तो घट यानी कि पिचर की अंदर की सतह पर पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जिनमें पाचक रसक का प्रवाहन होता है। और जब भी कोई कीट आकर्षित होकर फिसलकर घट में गिर जाता है तो जो घट का ढक्कन होता है वो खुद ही बंद हो जाता है और कीट पाचक रस के द्वारा पचा लिया जाता है। तो इस क्रिया के द्वारा पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो नेपेंथस, जो आप ये देख रहे हैं इसी को नेपेंथस यानी कि घटपर्णी पौधा कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो पत्ते हैं ये घड़े के आकार की संरचना बना लेते हैं और इन्हीं में कीड़े आकर फंस जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर का जो पाचक रस होता है वो कीड़ों को पचा लेता है। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है घटपर्णी पौधे भारत में ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मेघालय में। याद रखेगा कि घटपर्णी पौधे भारत में ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मेघालय में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे कीट भक्षी पत्तों का रूपांतरण है जिसे ब्लेडरवर्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो ऐसे पौधों में पत्तियों के खंडों को ब्लेडर में बदल दिया जाता है और ये पौधे पानी में पाए जाते हैं और इनके भीतरी दीवार में पाचन ग्रंथियां होती हैं जो फंसे हुए कीड़ों को पचाने में मदद करती हैं। तो इसका उदाहरण कौन सा है, तो यूट्रिकुलेरिया। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनता है कि कौन सा कीट भक्षी पौधा जल में पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, यूट्रिकुलेरिया। उसके बाद अगले कीट भक्षी पत्ते का रूपांतरण है जिसे कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें लैमिना में कई बाल होते हैं और इसका सिरा चिपचिपा गोलाकार होता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। और जैसे ही कोई कीट लैमिना पर आकर बैठता है ये कीट को पूरी तरह से ढक लेते हैं और कीट 4 से 10 दिनों के भीतर एंजाइम्स के माध्यम से पच जाता है और पाचन के बाद जो इसके जबड़े होते हैं वो दोबारा से खुल जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं, तो डायोनिया और ड्रोसेरा इसके उदाहरण हैं, याद रखेगा। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कैक्टस में शूल रूपांतरण है, यानी कि जो कैक्टस में कांटे पाए जाते हैं ये किसका रूपांतरण है, फल का, तने का, पत्तियों का या कलियों का। तो इसका सही जवाब है पत्तियों का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जो कैक्टस में कांटे पाए जाते हैं ये पत्तियों का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पत्ती का भाग है, पुष्प केसर, पर्णवृंत, पुष्प योनि या फूल की पंखुड़ी का भाग। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी पेटियोल, ये पत्ती का भाग है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो पत्ती के उस भाग को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है। तो इसका सही जवाब होगा पेटियोल, यानी कि
पर्णवृंत के माध्यम से ही पत्ती तने से जुड़ी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है। तो पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है कि पत्ती में शिराओं तथा शिरिकाओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो बताइए, पत्ती में शिराओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसे शिरा विन्यास कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। बरगद की पत्तियों में, पीपल, केला या गुलाब। तो इसका सही जवाब होगा केले की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है पर्णवृंत कहलाता है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि पत्ती के चौड़े हरे भाग को पर्णफलक कहा जाता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि पत्ती के बीच की रेखा को शिरा कहा जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि पत्ती के बीच की रेखा को मध्य शिरा कहा जाता है, शिरा नहीं कहा जाता। तो ये कथन गलत है। और चौथा कथन क्या है कि एक पत्ती में शिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो पूछा क्या गया था कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि डैश पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि कौन सा पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है नीम और ऑप्शन बी क्या है, रेशम का कपास या ये दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीम। नीम पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। तो आपको बताना है कि कौन सा पौधा मांसाहारी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वीनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो बताइए, घटकर्णी पौधा कहाँ पर पाया जाता है। मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब है घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जलीय तथा कीटभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा पौधा जलीय तथा कीटभक्षी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूट्रिकुलेरिया। ये जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।